हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए जो आपके न्यू वैकेंसीज अभी आए हैं उनके फुल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपको बता दें कि जो इंटेक 1 2022 नोटिफिकेशन आ चुके हैं उनके हम कंप्लीट फुल प्रोसेस के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आपको हम स्टेप्स बाय स्टेप्स बताने वाले हैं कि किस प्रकार से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 यानी इन चारों स्टेजेस में किस प्रकार से कैसे कैसे आपके एग्जामिनेशन लिए जाते हैं और किस प्रकार से आपका यह प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको हम डीबी और जीडी में भी अंतर बताएंगे, क्योंकि बच्चों का कुछ कहना था कि सर जीडी और डीबी में थोड़ा सा अंतर बताइए, तो उनके भी हम अंतर आपको यहाँ पे साथ ही साथ बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। और आपको बता दें कि यह जो वैकेंसी है ये 10th और 12th पास दोनों बच्चों के लिए वैकेंसी है। सो 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे दोनों बच्चे इसे देख सकते हैं और जो एग्जामिनेशन के वैकेंसी है उसे आप भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपको बता दें कि यह जो हमारा कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी के लिए और यांत्रिक के लिए 01 2022 बैच के लिए वैकेंसीज निकला है। सो आपको बता दें कि यह 2 जुलाई 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक यह वैकेंसी चलेगा। आपके इस समय यानी 2 जुलाई और 16 जुलाई के बीच तक आपको फॉर्म भर देने हैं। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, इसके बीच अगर आप फॉर्म भरते हैं तभी आप इस फॉर्म को लास्टली भर पाइएगा, नहीं तो क्या होगा, डेट लैप्स होने के बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। ठीक है, चलिए हम आपको थोड़ा सा जीडी और आपके डीबी में अंतर बता दें कि जीडी और आपका डीबी में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए तो जीडी और डीबी में अंतर बता दें आपको कि जो आपके डीबी होते हैं ये 10th लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, यानी डीबी को एक 10th पास बच्चा भी भर सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जीडी को क्या है बच्चे, जीडी को भरने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए, क्योंकि 12th के डिग्री वहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि यांत्रिक के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, यांत्रिक के बारे में बता दें कि यांत्रिक के लिए आपको 10th पास के साथ साथ आपको कोई भी डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, ताकि क्या हो, आप इस यांत्रिक में जो टेक्निकल जॉब होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यांत्रिक में टेक्निकल जॉब होता है, ये क्या होता है, ये टेक्निकल फील्ड का जॉब होता है। सो इसमें आपको 10th पास के साथ साथ आपको डिप्लोमा का डिग्री मांगा जाता है। ठीक है, और डीबी और जीडी में अंतर होता है, डीबी और जीडी के वर्क में भी अंतर होता है। इन दोनों को काम अलग अलग करने के लिए मिलता है। हालांकि इनके जो सैलरी जो होते हैं वो सेम होते हैं, सैलरी एकदम लगभग सेम होते हैं और कहें तो पूरा सेम होते हैं, लेकिन वर्क इनके क्या होते हैं, अंतर पड़ जाते हैं। ठीक है, जीडी का वर्क थोड़ा अच्छा होता है डीबी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपके जीडी डीबी में अंतर हो गया, और यांत्रिक के बारे में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे नॉलेज मिल चुका है। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका जो इस पूरे जो कोस्ट गार्ड की एग्जामिनेशन है उनके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होंगे उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आपको बता दें, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए कि ये जो आपके जो कोस्ट गार्ड की एग्जामिनेशन होते हैं ये 4 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, स्टेज 1, फिर स्टेज 2 होते हैं, फिर स्टेज 3 होते हैं, और देन फिर स्टेज आपका 4 होता है। ठीक है, इन सभी स्टेजेस में किस प्रकार से कैसे कैसे एग्जामिनेशन क्या क्या लिए जाते हैं उनके बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं स्टेज नंबर 1 की ओर। स्टेज नंबर 1 में जो हमारा होता है इसे हम रिटन एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं हम स्टेज 1 को। इस स्टेज 1 में जो कैंडिडेट होते हैं उनको जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई किए होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के रिटन टेस्ट देने पड़ते हैं। इन टेस्टों में आपका जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और आपके सेक्शन 5 तक लगभग आपके सेक्शन होते हैं, और उन 5 सेक्शन के सभी अलग अलग पोस्ट को अलग अलग सेक्शन का एग्जामिनेशन देना होता है। ठीक है, सभी पोस्टों में जो सेक्शन 1 होता है वो सेक्शन सभी के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने नाविक डीबी के बारे में। नाविक डीबी में रिटन टेस्ट के लिए सेक्शन 1 का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, और किसी भी सेक्शन का देने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, आपको बता दें कि पासिंग मार्क्स जो होते हैं इस नाविक डीबी वाले बच्चों के लिए जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो कितने मार्क्स होते हैं, 30 पासिंग मार्क्स होते हैं अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 27 पासिंग मार्क्स होते हैं एसटी और एससी के लिए। ठीक है, फिर आपको बात करने वाले हैं हम आपके, ठीक है, और ये जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं इसमें कितने, 60 मार्क्स के एग्जामिनेशन, टोटल कितने होते हैं, 60 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं, और 60 मार्क्स में से कम आपको पासिंग मार्क्स इतना चाहिए होता है, और देन कट ऑफ वो फिर बाद में आता है। ठीक है, तो आपको कहे तो सेक्शन वाइज इसमें कट ऑफ होते हैं कि सेक्शन में आपको इतने होने चाहिए मार्क्स, और दिन फिर आपको ओवरऑल कट ऑफ को भी पार करना होता है। ठीक है, तो 2 टाइप से यहाँ पे होते हैं। जिस प्रकार से आपके एयरफोर्स एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आपकी इंग्लिश सभी में अलग अलग आपको
नंबर लाने पड़ते हैं, अलग अलग पास आउट होने पड़ते हैं सभी सब्जेक्टों में, फिर आपको ओवरऑल कट ऑफ पार करना पड़ता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। उसी प्रकार से स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में आपके कोस्ट गार्ड में जो सभी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक आपको सभी स्टेजेस के कुछ पासिंग मार्क्स फिक्स किए गए हैं। उस पासिंग मार्क्स को लाने के बाद आपको ओवरऑल कट ऑफ को पार करना पड़ता है, फिर जाकर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं नाविक जीडी के बारे में। ठीक है, नाविक जीडी के बारे में बात करें तो नाविक जीडी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी दो आपके स्टेज 1 के नाविक जीडी में 2 सेक्शन में एग्जामिनेशन होते हैं, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2। आपको बता दें कि इसमें स्टेज 1 में अनरिजर्व EWS और OBC वाले बच्चों के लिए 30+20 यानी 30 नंबर पहले सेक्शन में और 20 नंबर दूसरे सेक्शन में। ठीक है, इनमें आपको लाना होता है। फिर ST SC वाले को 27+17 पहले सेक्शन में 27 और दूसरे सेक्शन में 17 नंबर लाना होता है। ठीक है, ये जो सेक्शन 1 होते हैं ये सभी के लिए कंपलसरी होते हैं और सभी में सेम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होता है सेक्शन 1 के। सेक्शन 1 सभी के लिए सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं कि नाविक जीडी के लिए कि पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 आर सेपरेटली इज कंपलसरी, यानी कहने मतलब पास 1 और 2 दोनों सेक्शन में आपको सेपरेटली पास होना होता है। ठीक है, फिर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1 सेक्शन 3 2 स्टेज में एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। उनके पासिंग मार्क्स होते हैं 30+20 नंबर, यानी पहले सेक्शन में 30 और तीसरे सेक्शन में 20। ठीक है, और आपको इन दोनों सेक्शन में आपको पास होना जरूरी होता है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 4 होता है। ठीक है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए कौन से सेक्शन 1 और सेक्शन 4 होता है, और आपको इसमें भी 30+20 लाने होते हैं। और पासिंग दोनों के लिए, यानी पासिंग आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 4 दोनों में पास होना पड़ेगा, तभी आप क्या होंगे स्टेज 1 के लिए क्वालिफाई, यानी स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। समझ रहे हैं, यानी स्टेज 1 आप क्वालिफाइड हो जाएंगे और देन स्टेज 2 में जाएंगे। ठीक है, चलिए यांत्रिक मैकेनिकल के लिए बात करते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 5 दो स्टेज में एग्जामिनेशन होते हैं, इसके भी एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 5। फिर आपको पासिंग लाना पड़ता है, पासिंग मार्क्स 30+20 और 27+14 ST वालों के लिए। फिर पासिंग आपको होना पड़ता है पास सेक्शन 1 और सेक्शन 5 दोनों में। ठीक है, तभी आप स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि पासिंग मार्क्स के साथ साथ आपको ओवरऑल कटअप भी पार करना होगा। चलिए ये आपके स्टेज 1 के एग्जामिनेशन हो गया। अब स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में थोड़ा सा और हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि सेक्शन 1 में किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये भी बच्चों को डाउट होता है, तो इसे भी आप अच्छे से जान लीजिए। तो सेक्शन 1 में जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 60 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं। टाइम आपको 45 मिनट मिलता है और टोटल नंबर क्वेश्चन 60 दिया जाता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करता है। सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, GK। ठीक है, सभी के अलग अलग क्वेश्चन हैं। मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन है, साइंस से 10, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और GK से 5। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि ये तो आपके एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक में दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए जाएंगे, आप वहाँ पे सिंपली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप जाकर सिंपली टेलीग्राम चैनल पे लिखिएगा डिफेंस ट्यूटर कोस्ट गार्ड, उसमें आपको कोस्ट गार्ड के रिलेटेड सारे वीडियोस और आपको PDF मिलेंगे। और डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल 2 चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑफिशियल चैनल पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए पासिंग मार्क्स इनके लिए जो हमने बात कर लिया है। सिलेबस ये जो होता है सेक्शन 1 का वो 10th लेवल का सिलेबस होता है, तो याद रखिएगा ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं होता है, 10th लेवल का सिलेबस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 में हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 50 और टाइम 30 मिनट दिया जाता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, यानी प्रत्येक क्वेश्चन से 1 मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम फिर जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें, उसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, ये 12th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा CBSE लेवल के क्वेश्चन होते हैं 12th लेवल के, यानी आपके क्वेश्चंस इतने भी आसान नहीं आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सेक्शन 3 में आपके मैक्सिमम मार्क्स 50, टोटल मार्क्स आपके 50 और टोटल क्वेश्चंस 50 और टाइम 30 मिनट। इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भरे होंगे डिप्लोमा में तो उसी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सिमिलरली सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में भी सेम रिपीटेशन होते हैं, 50 टोटल मार्क्स होते हैं और टोटल नंबर 50 का होता है, और टोटल क्वेश्चंस भी 50 होते हैं। और सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिस सब्जेक्ट के लिए आप भरे हैं वही सब्जेक्ट आपको वहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, और जो आपके सिलेबस होते हैं वो डिप्लोमा लेवल के होते हैं, और ये भी डिप्लोमा लेवल के, और ये भी, यानी तीनों, यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी के लिए जो सिलेबस होते हैं वो डिप्लोमा लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसमें कुछ और कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4
स्टेज 5 यानी सेक्शन 1 2 3 4 5 ये जितने भी सेक्शन हैं स्टेज 1 के, उन सभी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको जानने की इतना अभी जरूरत है नहीं, जैसे जैसे जिस प्रकार से आपको जो भी जिस समय पे जानना रहेगा हम आपको वो बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे सभी आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 2 में हम जो आपको स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन लिया जाता है, वो जो भी बच्चे स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लिए हैं वो स्टेज 2 में अगर जब जाते हैं तो उनको सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको कि हम PFT के नाम से जानते हैं, उन्हें वो देना पड़ता है। इस PFT में उनको 1.6 किलोमीटर का रन दौड़ना पड़ता है 7 मिनट के अंदर, साथ ही साथ 20 स्क्वाट अप यानी उठक बैठक लेना पड़ता है और साथ ही साथ 10 पुशअप करना पड़ता है। ठीक है, और ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें थोड़े से भी ब्रेक अगर देखा जाएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी बिना ब्रेक लिए आपको इन तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसी स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। इनमें क्या होता है, कुछ खास डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे मांगे जाते हैं और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखाना होता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो सिंपली पास और फेल का होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं जुड़ता है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी बात की बात है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। साथ ही साथ आपके स्टेज 2 में ही इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हालांकि हमने स्टेज 2 के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स भरे जाते हैं आपके इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने वीडियोज़ बना दिया है। आप जाकर वीडियोज़ को देखिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर सिंपली वीडियोज़ में चैनल पर जाके देख सकते हैं सर्च करके, वहाँ से भी। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये सब स्टेज 2 में होते हैं। स्टेज 2 में क्या क्या होते हैं, स्टेज 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको PFT देना होता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है और साथ ही साथ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज 3 के बारे में। अब स्टेज 3 में आपको क्या होता है, स्टेज 3 में भी कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स को मांगा जाता है, उसमें भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। स्टेज 2 में आपका ना ही फिजिकल और ना ही कोई आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, सिर्फ जो फिजिकल और रिटन टेस्ट सिर्फ स्टेज 1 और स्टेज 2 तक ही होते हैं। ठीक है, स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और लास्ट में आपका फाइनल मेडिकल होता है INS चिल्का में। INS चिल्का में आपका कंप्लीट बॉडी का चेकअप करवाया जाता है, आपको दांत से लेकर आपके कान, नाक, मतलब पूरे बॉडी का कंप्लीट होल चेकअप होता है। ठीक है, ये आपके फाइनल मेडिकल INS चिल्का में होते हैं। और ये जो मेडिकल होता है ये थोड़ा सा टफ होता है। इसमें टफ कहने का मतलब अपने आपके सारे बॉडी पार्ट्स को वो अच्छे से चेक करेंगे। ठीक है, सो इस कारण से ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सब वो करेंगे खुद से ही, बस आपको वहाँ पे रहना पड़ता है क्योंकि आप ही का बॉडी का चेकअप होगा तो आपको वहाँ पे प्रेजेंस होना पड़ेगा। ठीक है, डरने की बात नहीं होती है, आपके बॉडी में सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, आप इसमें फेल हो जाते हैं, अगर आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो आप क्या करें, कैसे करें, इनके लिए भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप उसे जाकर भी जरूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट में आपको बता दें कि सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएशन फॉर्म, आपको क्या करना पड़ता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपका और अदर एसोसिएट यानी और भी कुछ अदर फॉर्म्स को वहाँ पर आपसे भरवाया जाता है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, 3rd स्टेज में ही होते हैं, 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप 3rd स्टेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें भी पास और फेल होते हैं। बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होइएगा फिर फेल होइएगा, कोई मार्क्स इसका नहीं जुटेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका स्टेज 3 के ही सेकेंड में आपके फाइनल मेडिकल होते हैं INS चिल्का में। देन फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन करने पड़ते हैं, फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन होता है और आपके कुछ अदर फॉर्म भी आपसे भरवाया जाता है, जो कि आपको ज़रूरत है वहाँ भरना पड़ता है, वो आपको वहाँ पे देते हैं खुद से। ठीक है, भरने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने स्टेज नंबर 4 के बारे में। स्टेज नंबर 4 में जो बच्चे आपसे क्या होता है, लास्ट में आपका सारे जो स्टेज 3 में द कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 3 एंड स्टैंड इन मेरिट एज पर दी वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रीवियसली शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेनिंग एट INS चिल्का। द कैंडिडेट आर सबमिटेड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थ्रू बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट विल बी कैरीड आउट बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। कहा जा रहा है सिंपली कि स्टेज 4 में कुछ नहीं है, स्टेज 4 में जो भी बच्चे स्टेज 3 से सेलेक्ट होकर आए हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे रीचेक करके उनको सबमिट कर लिया जाएगा। ठीक है, और उनमें सभी डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइनली चेक किया जाएगा, किस बोर्ड से हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, हर चीज़ को देखा जाएगा और किसी प्रकार का त्रुटि उसमें देखा जाएगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। सो आपको स्टेज 4 में भी अच्छे से रहना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वहाँ पे सबमिट करवाना है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस हो गए। ये आपके कहा गया बच्चे कंप्लीट सिलेक्शन। ठीक है, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपके ख़त्म हो चुके हैं। आपको शुरू से हमने स्टेज 1 से स्टेज 4 तक एक बारीकी से हमने आपको समझाया है और हम समझते हैं कि अभी तक आपको इतने अच्छे से कोई नहीं समझाया होगा। ठीक है, आप पूरा होल यूट्यूब पे चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, आप वहाँ से भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।